हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में। मेरा नाम है आयतुशरा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सारे आर्टिकल्स को हम एक एक करके समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने समझा है कि हमने ट्रिक निकाली है जिससे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सारे आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं नंबर वाइज, और वो नंबर पर्टिकुलरली मतलब वो आर्टिकल क्या कहता है और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अगर आप आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाकर वहां पे विजिट कर सकते हैं। चलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से और खत्म होता है आर्टिकल 51 पर। मतलब बहुत लंबा इसके अंदर आर्टिकल आते हैं, पर इससे पिछला वीडियो में बता चुका हूँ तरीका कि आपको कैसे याद रखना है। बहुत सिंपल तरीका याद रखने का, आप जरूर जाके देखिएगा। हमारे सारे आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। सिंपल इसके वर्ड से पता चलता है कि वो सारे प्रिंसिपल्स जो कि हमारे स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें किस टाइप की पॉलिसीज को बनाना चाहिए ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। जैसे सोशलिज्म के उसके अंदर प्रिंसिपल है, गांधीज्म के प्रिंसिपल है, लिबरलिज्म के प्रिंसिपल है। तो इन सही चीजें बताती है कि आपको ये सही चीजों के ऊपर आपके जितने भी लॉज है, कानून है, उन सबको बनाना चाहिए ताकि लोगों का वेलफेयर हो, लोग उसके अगेंस्ट में ना जाए। हमारा सबसे पहला आर्टिकल इसके अंदर आता है वो है आर्टिकल 36 जो बात करता है डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन कौन सी? स्टेट के बारे में। तो सिंपल से बात कहता है कि आर्टिकल 36 डेफिनेशन जो स्टेट की दे रहा है वो सेम डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 के अंदर बता रखी है स्टेट की, वही है। आर्टिकल 12 जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको स्टेट की डेफिनेशन पूरी डिटेल में बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना साथ याद रखना है कि आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन बताता है और वो क्या कहता है कि जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है वही आर्टिकल 36 के अंदर भी यूज होगी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो स्टेट वर्ड है वो आर्टिकल 12 वाला ही है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 36 है वो बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स आ रहे हैं वो कहां कहां अप्लाई होंगे। तो सबसे पहली शेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, मतलब कि जितने भी आर्टिकल 30 जितने भी आर्टिकल्स जितने भी प्रिंसिपल्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आ रहे हैं वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं होते हैं। मतलब कि अगर कोई स्टेट उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है तो आप उस स्टेट के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है वो है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, मतलब कंपलसरी नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, पर ये स्टेट की ड्यूटी है कि अगर वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगी उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, प्लान्स के अंदर, तो वेलफेयर ऑफ पीपल्स के लिए तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स है वो सारे वेलफेयर ऑफ पीपल्स के लिए ही बनाए गए हैं। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 38 है वो बात करता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब स्टेट जो है शेल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब स्टेट जो है उसको जो लोग बाग है, सारे जितने भी लोग हैं, सिटीजन है, उनके वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 38 ये बोलता है। और दूसरी बात जो आर्टिकल 38 बोलता है वो है कि मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटी, मतलब स्टेट के अंदर जितनी भी अनइक्वालिटी है, हम चाहे एक नेशन को स्टेट मान ले, पूरे इंडिया को स्टेट मान ले, चाहे एक पर्टिकुलर स्टेट को, जो हमारे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, इस प्रकार से हम स्टेट मान ले, तो उनके अंदर भी इनइक्वालिटी जितनी भी है उसको कम से कम किया जाए और सिर्फ वेलफेयर ऑफ पीपल्स के ऊपर ही ध्यान दिया जाए, उसे ही प्रमोट किया जाए। हमारा आर्टिकल 38 बोलता है। आर्टिकल 39 बोलता है कि सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज जो कि स्टेट को फॉलो करनी चाहिए वो हमारा आर्टिकल 39 बताता है। अब समझ लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहला है कि मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, मतलब आदमी और औरत को इक्वल दर्जा दिया जाए जितने भी प्लान्स एंड पॉलिसीज वो बना रहे हैं। और दूसरा है वो बोलता है कि द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट, मतलब कि जो मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बेस्ट होना चाहिए। मतलब कि जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट, जरूरी नहीं कि इक्वली हो, अगर 100 एप्पल्स आपके पास है तो 50 उनको मिले, इसकी जरूरत नहीं है। अगर 40 उनको मिलना चाहिए तो 40 उनको मिले, और 60 उनको मिलना चाहिए तो 60 उनको मिले। ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एज बेस्ट, जितना जिसको चाहिए, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनके हिसाब से उनको मिले। तो थर्ड है वो बोलता है कि द अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमी सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि जितना भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर उसकी वजह से किसी की वेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, किसी की वेल्थ कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है वो बोल रहा है कि देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मेन एंड वुमेन, मतलब अगर आदमी हो या औरत हो
उन दोनों को जितना वर्क वो कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलने चाहिए, उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलनी चाहिए। आदमी है तो ज्यादा मिले, औरत है तो कम मिले, वो कम काम कर रहा है तो भी ज्यादा मिल जाए, इस प्रकार का बिहेवियर ना हो। उसका जो हमारा अगला है वो बोलता है कि द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रंस आर नॉट अब्यूज्ड। मतलब कि आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उनकी एज, हेल्थ और कितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उन्हें अब्यूज का मतलब यहाँ पर कुछ गलत बोलने का नहीं हो रहा है। अब्यूज का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए, उन्हें अलग रखा जाए, अलग वेजेस मतलब कम ज्यादा वेजेस दिए जाए, अलग काम दिए जाए, वो चीज ना हो। जिसके पास जितनी हेल्थ है, जितनी स्ट्रेंथ है, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, थोड़ा बुजुर्ग हो, थोड़ा एज में हो, उसके हिसाब से उन्हें काम, उनके हिसाब से उसे पैसे मिलने चाहिए। जो हमारा लास्ट बोल रहा है वो है कि चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप। मतलब चिल्ड्रंस के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने एजुकेशन की फील्ड हो, अपने स्किल हो, अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे 14 साल से ज्यादा की एज हो, वो काम कर रहे हैं तो वो अपने आप को डेवलप कर सकें। उसका जो हमारा अगला है वो है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बोलता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। मतलब कि सबसे सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि लीगल सिस्टम शुड प्रमोट जस्टिस। मतलब जितना भी लीगल सिस्टम है उसको सिर्फ जस्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर ये अमीर आदमी है तो इसे छोड़ दिया जाए, ऐसा ना हो। वो अमीर आदमी है पर उसे गलती करी है तो जस्टिस मिलना चाहिए किसे, पुअर को, और उस अमीर आदमी को जो भी उसकी सजा है वो देनी चाहिए। उसके बारे में और बात करता है। और दूसरी जो बात करता है आर्टिकल 39A वो बोलता है कि प्रोवाइड फ्री लीगल एड। मतलब कि फ्री लीगल एड का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि अगर कोई पुअर है जो कि एक लीगल प्रैक्टिशनर हायर नहीं कर पा रहा है तो उसे गवर्नमेंट फ्री लीगल प्रैक्टिशनर हायर करा के दे, उसकी हेल्प करे ताकि वो अपने आप को जस्टिस प्राप्त, मतलब उससे जस्टिस मिल सके, वो कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर सके, वो हमारा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात हो रही है यहाँ पर। द स्टेट शेल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट में सीएम होता है, हमारे सेंट्रल के में टीएम होगा, फिर जब हम जिला लेवल पर आ जाते हैं तो पार्षद, अध्यक्ष, विधायक, सांसद, ये सब होते हैं। तो उसी प्रकार से विलेज पंचायत जो है उसे भी प्रमोट किया जाए, उसे भी बनाया जाए ताकि गांव में भी सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमारी प्रमोट हो सके। जितनी पावर्स और अथॉरिटी उन्हें दे, जैसे गांव के अंदर अगर विलेज पंचायत होगी तो कुछ 5 से 6 7 पंचायत जिनके जो इलेक्ट होकर आएंगे उनके पास कुछ पावर हो, कुछ अथॉरिटी हो, वो ताकि सेल्फ गवर्नमेंट प्रमोट हो सके। कुछ मामले जो कि गांव के अंदर ही सोल्व हो सकते हैं तो वो वही सोल्व कर लिए जाए। उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 41 वो बोलता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, इसको भी प्रमोट किया जाए। The state shall secure the right of work, right of education and right to public assistance। मतलब कि जितने भी राइट्स है इन सबको प्रमोट करे, इन सबको सिक्योर करे। किसी का अगर राइट टू एजुकेशन वॉयलेट हो रहा है तो उसे स्टेट को प्रमोट करना चाहिए। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू एजुकेशन को अब जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार से तो इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी। मतलब अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, अगर कोई ओल्ड एज है, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी अपनी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से अगर वो इन पर्टिकुलर राइट्स का एंजॉयमेंट नहीं कर रहा है तो स्टेट को कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि वो इन सारी राइट्स को एंजॉय कर सके। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 42 वो बात करता है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। कि स्टेट जो है शेल प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। जो वर्कर्स से आर्टिकल 42 बात करते हैं दो बेसिकली दो केयर में, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क मतलब जो जहां पर जिस जगह पे काम कर रहे हैं वर्कर्स वो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। मतलब कि एक इंसान वहां पर आसानी से काम कर सकती है, एक इंसान के लिए वो बेकार कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम केमिकल फैक्ट्रीज में देख लेते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में अगर कहीं कंडीशन बेकार है, गैस की और सारी चीजें रहती है, वहां पर केमिकल्स रहते हैं, तो उन्हें उस प्रकार के इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए, उनके मास्क हो, उनके ग्लव्स, वो सारी चीजें उन्हें दी जानी चाहिए। और जो दूसरी बात करता हूँ मैटरनिटी रिलीफ, मतलब कि जहां पर जरूरत है, आवश्यकता है कि उसे मैटरनिटी रिलीफ का मतलब होता है कि छुट्टी चाहिए पर उसकी इनकम ना कटे, वो चीज भी प्रोवाइड कराई गई है हमारे आर्टिकल 42 के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी आखिरी के 2 या 3 महीने में, और जब बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद भी 2-3 महीने तक रिकवर होने के लिए उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो उस दौरान उसकी इनकम ना घटे, उसकी जो पैसे उसे मिलते रहे विदाउट वर्क करे, वो होती है हमारी मैटरनिटी रिलीफ जो हमारा आर्टिकल 42 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 43 बात करता है कि लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स।
मतलब कि स्टेट जो है उसको सिक्योर करना चाहिए वर्कर्स को कि लो वेजेस ना मिले, जितना काम वो कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए पैसा। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले, अगर कभी ऐसी छुट्टी रखा है तो उसे पैसे ना मिले, और अगर वो जितना काम उसे दिया गया उतना कर रहा है तो उसे उस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, लो वेजेस ना मिले उसके काम के हिसाब से। उसके बाद बात करता है कि आर्टिकल 44 बात करता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें इंडिया के अंदर लाना चाहिए। द स्टेट शेल सिक्योर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, हमारा आर्टिकल 44 बोलता है। उसके बाद जो है आर्टिकल 45 वो बात करता है कि प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। आर्टिकल 45 बात करता है कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कंपल्सरी, और कंपल्सरी के साथ में फ्री भी हो। कितने ईयर्स तक के बच्चों के लिए? एज ऑफ 6 ईयर्स, जितने भी 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्लस कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। उसका जो हमारा आर्टिकल 46 है वो बात करता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन। मतलब कुल मिला के बात कर रहा है कि जितने भी वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, इन सबको प्रमोट करने के लिए, इन सबको आगे लाने के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जितना भी है, मतलब इकोनॉमिकल इंटरेस्ट में हम वर्क ले लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेजेस, इन सबको प्रमोट करना चाहिए, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सके। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 47 है वो बात करता है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। मतलब ये स्टेट की ड्यूटी है कि उसे जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो राइज करना है, उसे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे राइज करना है, और साथ ही में जो पब्लिक हेल्थ है उससे राइज करना है। अब किस प्रकार से हेल्प कर सकती है? पब्लिक हेल्थ में हॉस्पिटल, न्यूट्रिशन के अंदर भी हॉस्पिटल से सारी फैसिलिटीज आ जाएगी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर जरूरी नहीं कि किसी के पास 3 या 4 मंजिला घर हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि उसके पास एक घर हो, एक छत हो, ताकि वो बाहर ना सोए, सड़कों पर ना सोए, फुटपाथ पर ना सोए। और साथ ही में जो जितने भी एरियाज जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक रिवर्स हो गई, जितने भी हमारे रोड्स है, उन सबको भी, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करके रखे ताकि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 48 वो बात करता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लाए, उसके अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स लाए ताकि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का काम है वो सिंपल भी हो जाए, और साथ ही में इसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा सिंपल तरीके से हो जाए। वो हमारा आर्टिकल 48 बात करता है। उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 49 वो बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स या प्लेसेस है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो ताजमहल है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उस प्रकार से उसे किसी प्रकार की डैमेज ना हो। अगर कोई लोग उसे डैमेज कर रहे हैं तो उसका प्रोटेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी? स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक नेशनल इंपोर्टेंट नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जो आर्टिकल 50 है वो बात करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से हमेशा ही अलग होना चाहिए। जुडिशरी अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, ना ही साथ में मिलकर काम करे, दोनों अपना अपना काम करे। ये आर्टिकल 50 बात करता है। आर्टिकल 55, 51 जो हमारा लास्ट आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो बात करता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी पूरी तरीके से मेंटेन रहे, पूरी तरीके से जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर लोग हैं वो सारे सेफ रहे, इंडिया सेफ रहे, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो हमारा आर्टिकल 51 भी यहाँ पे खत्म होता है, और साथ ही में डीपीएसपी के जितने भी सारे सेक्शंस है वो हम इस वीडियो में समझ चुके हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखी है, आप उसमें डीएम कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।